Last time I introduced you with chapter of class 12th, bricks, beads and bones. Today we'll continue part 2 of this chapter, that is Mohenjo-daro. Mohenjo-daro, as we already know, was excavated by Rakhal Das Banerjee, Mr. R.D. Banerjee, and this excavation was led by Sir John Marshall in 1922. Mohenjo-daro word means the mound of dead men. दिस वॉज अ वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर. वेल प्लान अर्बन सेंटर इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाई गई सिटी थी उस टाइम की. मोहनजोदारो को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिटाडेल एंड लोअर टाउन. इनकी जो प्लानिंग है, ये जो सेंटर हम देखते हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन. मोहनजोदारो पढ़ने से पहले एक बार हम आपकी बुक में ये साइड में पैराग्राफ दिया गया है, द प्लाइट ऑफ हड़प्पा. ये एक छोटा सा कंपैरिजन किया गया है हड़प्पा और मोहनजोदारो का. मोहनजोदारो के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं, इतना हम हड़प्पा के बारे में नहीं जान पाए हैं. क्यों? प्लाइट ऑफ हड़प्पा, प्लाइट मतलब दुर्दशा, हड़प्पा की दुर्दशा. ऐसा नहीं है 1921 में सबसे पहले इसके बारे में पता लगा, हड़प्पा के बारे में. इससे पहले 1826 में चार्ल्स मैशन, इनका भी ध्यान हड़प्पा की तरफ गया था कि इस जगह पे लोगों को घर वगैरह बनाने के लिए ईंट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़मीन के अंदर से ये खोद के ईंट निकाल लेते हैं. पर फिर इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया. इंडिया में जब 1813 से 1856 के बीच में रेलवे बनना स्टार्ट हुआ, रेलवे का काम स्टार्ट हुआ, तब अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान दिया कि लाहौर और मुल्तान के बीच में जो रेल ट्रैक बन रहा था, यहाँ पे लोग ईंट खरीद नहीं रहे, बल्कि ज़मीन के नीचे से ही खोद के ईंट निकाल लेते हैं. ज़मीन के नीचे से ईंटें निकल रही हैं. तब भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया. सबसे पहला 1921 में ही ध्यान दिया गया था. इस वजह से हड़प्पा के कई सारे हिस्से डिस्ट्रॉय हो गए, कई सारे हिस्से ख़राब हो गए, और अब हमें हड़प्पा के बारे में उतने अच्छे से पता नहीं लगता जितना हम मोहनजोदारो के बारे में जानते हैं. ये मोहनजोदारो है. इसमें जो लेफ़्ट साइड में आप छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, ये सिटाडेल है, और राइट में लोअर साइड पे ये जो बड़ा सा एरिया है, ये लोअर टाउन है. सिटाडेल, लोअर टाउन. आपकी बुक में ये मोहनजोदारो की रफ पिक्चर दी गई है. राइट में लोअर टाउन और लेफ्ट में सिटाडेल. द सिटाडेल owns its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platform. It was walled, which means that it was physically separated from the lower town. मतलब सिटाडेल के चारों ओर जिस तरीके से वॉल बनाई गई है, दीवारें बनाई गई हैं, इससे पता लगता है इसे लोअर टाउन से जानबूझ के सेपरेट किया गया था. और लोअर टाउन से सेपरेट क्यों किया गया था? मे बी ऐसा कहा जाता है या तो वहाँ पे रॉयल फैमिली रहा करती होंगी, या फिर कुछ पब्लिक कस्टम या गैदरिंग्स करने के लिए इस एरिया का यूज़ किया जाता होगा. अब अगर हम लोअर टाउन को देखें, लोअर टाउन भी वेल प्लान था. इसके भी चारों ओर वॉल्स थी. प्लस ये कहा जाता है कि इनको बनाने के लिए ह्यूज लेबर का यूज़ किया गया होगा. उस टाइम पे बहुत सारी लेबर इस काम में लगी होगी. कुछ साइन हमें ऐसे भी मिलते हैं जिससे पता लगता है ये जो शहर है पहले प्रॉपर प्लान किया गया था, उसके बाद बनाया गया था. किसने साइज़ के पत्थर लगाने, ईंटें लगानी हैं, और किस तरीके से बेस बनाना है, फिर उसके ऊपर घर बनाना है, किस तरीके से सिटाडेल बनाना है, लोअर टाउन बनाना है, इसकी पहले प्लानिंग की गई थी प्रॉपरली. इसके बाद इसे बनाया गया. यहाँ पे जितने भी हमें ईंटें मिली हैं, ये बेक्ड ब्रिक्स हैं. इनके लिए कहा जाता है या तो ये सन ड्राइड होंगे या फिर प्रॉपर भट्टी में पकाए गए होंगे. One of the most distinctive feature of Harappan city was carefully planned drainage system. If we look at the plan of lower town, we'll notice that road and streets were laid out along an approximate grid pattern intersecting at right angles. अगर हम केयरफुली ध्यान दें लोअर टाउन पे, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसे देख के पता लगता है पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, इसके ऊपर सारे घर या सिटी को बनाया गया. इसका मतलब उस टाइम के लोग साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे.
जिस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम हमने हड़प्पन सिटीज़ में देखा है, ये उस टाइम की किसी सिविलाइजेशन में नहीं था। Our next topic will be डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ लोअर टाउन। इसमें हम उनकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई जो वेल से करते थे वो कैसे होता था देखेंगे। ये उनकी हाउस प्लानिंग की एक पिक्चर दी हुई है आपकी बुक में। दे हैड सेंटर ऑन अ courtyard with rooms on all sides. The courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry season. इन लोगों के घर के बीचों बीच एक courtyard होता था, courtyard आंगन जैसा, और courtyard के चारों ओर रूम्स हुआ करते थे। courtyard का यूज़ मोस्ट प्रॉब्ली कुकिंग और वीविंग जैसे कामों के लिए किया जाता होगा। There were no windows in the walls along the ground level beside the main entrance does not give a direct view of interior or the courtyard. Windows इनके रूम में कहीं नहीं होते थे। दूसरा, जो भी एंट्रेंस होता था उससे हम डायरेक्ट व्यू अंदर का नहीं देख सकते थे। एंट्रेंस के साथ सामने एक वॉल होती थी, देन टर्न करके आप घर के अंदर घुसेंगे, जिससे आपको घर के अंदर का इंटीरियर या कोर्टयार्ड कुछ भी बाहर से नहीं दिखता था। इससे पता लगता है मे बी लोग प्रिवेसी पे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। यहाँ पे हमें कई सारे एविडेंस मिले हैं जिससे पता लगता है फर्स्ट फ्लोर पे भी इनके घर हुआ करते थे। फर्स्ट फ्लोर तक इन्होंने घर बना रखे थे। कई सारे स्टेयर्स ऐसे देखने मिले हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिससे अंदाज़ा लगता है कि कुछ इस तरीके के घर हुआ करते होंगे। नेक्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत बढ़िया था। कुछ इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम था। वहाँ हर घर में अपना एक सेपरेट बाथरूम हुआ करता था। बाथरूम से ड्रेनेज प्रॉपर नालियाँ निकलती थी जो आगे जाके बड़ी नालियों में मिल जाया करती थी। इससे एक ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है पहले ये सारा स्ट्रक्चर बनाया गया था ड्रेनेज का, इसके बाद यहाँ पे घर बनाए गए हैं। जितने भी रूम्स वगैरह लोअर टाउन के बने हैं, पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, इसके बाद सारे घर बने हैं। Many houses had well, often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by passers. Scholars have estimated that total number of well in Mohenjo-daro was about 700. 700 कुएं मोहनजोदारो में टोटल 700 कुएं देखने मिले हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है मे बी उस टाइम के हर घर में या हर घर का अपना एक सेपरेट कुआं था जो घर के लोग यूज़ करते थे, साथ ही जो लोग वहाँ से गुजरते होंगे वो भी यूज़ करते होंगे। Our next topic is citadel. It is on the citadel that we find evidence of structure that were probably used for specific public purposes. Citadel का यूज़, सिटाडेल मतलब दुर्ग, किला एक तरीके से, और इसके लिए ये माना जाता है कि मे बी इसका यूज़ पब्लिक गैदरिंग के लिए या कुछ पब्लिक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता था। सिटाडेल का लोअर पोर्शन ईंटों से बना हुआ है और अपर पोर्शन प्रॉब्ली मे बी वुड से बना हुआ होगा, जो टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो गया है, क्योंकि हमें इसके ऊपर का कोई भी पोर्शन नहीं देखने मिला। मतलब इस स्ट्रक्चर के ऊपर छत वगैरह देखने नहीं मिली। इसके लिए ऐसा माना जाता है मे बी ये वुड वगैरह से बनी हो जो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो गई। सिटाडेल में हमें एक ग्रेट ग्रेनरी देखने मिली है, जहाँ पे या तो उस टाइम के लोग ग्रेन स्टोर करके रखते होंगे ज़रूरत के टाइम के लिए, या फिर अगर रॉयल फैमिलीज़ होती होंगी तो उनके लिए उनका खाना यहाँ पे स्टोर करके, उनके लिए अनाज ग्रेनरीज यहाँ पे स्टोर करके रखी जाती थी। नेक्स्ट इज द ग्रेट बाथ। इट वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक. The tank itself measures approximately 12 meter north to south, 7 meter wide with the maximum depth of 2.4 meters. ये जो ग्रेट बाथ हमें देखने मिला है, इसके लिए ऐसा कहते हैं मे बी लोग रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए इस टैंक का यूज़ करते होंगे। इसमें नॉर्थ और साउथ से दोनों तरफ से स्टेयर्स उतरती हैं नीचे आने के लिए पानी में, और 3 साइड पे कोर्टयार्ड के बीच में ये बात बना हुआ है और 3 साइड पे रूम्स बने हैं जिसमें कुएं हैं। उस टाइम के लोगों का इस तरीके का आर्किटेक्चर करना, बनाना आर्कियोलॉजिस्ट को अमेज करता है। किसी भी सिविलाइजेशन में ऐसा आर्किटेक्चर देखने नहीं मिला। ये एक सोर्स दिया हुआ है आपके बुक में, द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर। मैके ने ये लिखा था। इसमें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया गया, किस तरीके से घरों से नालियाँ निकला करती थी, कैनाल से कैसे बाहर जाती थी, बड़ी नालियों में मिल जाया करती थी। जैसा ड्रेनेज सिस्टम आजकल अपने घरों में देखते हैं, कुछ उस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम के लोग
यूज़ किया करते थे। तो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज टॉपिक मोहनजोदारो। नेक्स्ट टाइम विल बी डूइंग ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन।